नाज़रीन, आप जानते हैं कि ख़ारजी महाज पर हमारी मुल्क की जो पॉलिसी है, वो बड़ी हद तक नाकाम नज़र आ रही है। हालाँकि हमारा मुल्क जो है, एक वज़न रखता था आलमी उमूर में, इंटरनेशनल इश्यूज़ पर, इंटरनेशनल रिलेशन में, और उससे जो है बड़ी ताकतें जो है बहुत ही इज़्ज़त के साथ पेश आया करती थी। लेकिन गुज़िश्ता 10-12 सालों में क्या हुआ है कि हमारी जो है हर सतह पर जो है, ख़ास तौर से जो अमेरिका की तरफ से बड़ी जो है क्या लफ़्ज़ इस्तेमाल किया जाए, यानी बेइज़्ज़ती की जा रही है और अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि ये हमारे मुल्क का मामला है, हमारे डिग्निटी और वक़ार का मामला है। जिस तरह से हमारे मुल्क में जो है एक डंका पीटा जाता है कि हम विश्व गुरु हैं, लेकिन उसके बरअक्स जो है हमें सूरत-ए-हाल देखनी पड़ रही है, उस पर बड़ा अफ़सोस होता है। हाल ही में प्रेसिडेंट बुश माफ़ करना, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो है जिस तरह का जो है एक पोस्ट जो है अपने ट्रूथ जो उनका सोशल हैंडल है उस पर जो पोस्ट किया, उसमें भारत को हेल होल कहा गया। हालाँकि वो उनका अपना पोस्ट नहीं था, बल्कि वो एक जो मैगा के जो बहुत ही हार्डकोर मेंबर हैं, माइकल सेविज का था, जिसमें भारत को हेल होल कहा गया, और भी कई चीज़ें थी उसके अंदर, उस पोस्ट के अंदर। उसके अलावा राम माधव ने जिस तरह के बयानात दिए वहाँ पर, फिर जो है ब्रिक्स की जो मीटिंग हो रही है, इन सब उमूर पर बात करने के लिए हमने ख़ास तौर से दावत दी है जनाब यशवंत सिन्हा साहब को, जो फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी रहे हैं, एक इंटेलेक्चुअल हैं और मुल्क के लिए एक दर्द रखते हैं। तो मैं सबसे पहले यशवंत सिन्हा साहब का इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ कि उन्होंने हमारे लिए ख़ास तौर से वक़्त निकाला। बहुत शुक्रिया आपका। हाँ। सर, आप जानते हैं कि सबसे पहले मैं गुफ्तगू का आगाज़ इसी से करना चाहता हूँ, जो प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने अपने मीडिया हैंडल पर, सोशल मीडिया हैंडल पर जो पोस्ट डाला, उस पर जो जिस तरह का रिस्पॉन्स इंडिया की तरफ से जाना चाहिए था, वो नहीं गया। हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के जो स्पोक्स पर्सन है, वो बाज़ाब्ता जो है उनको जब दिलाया गया, उनसे सवाल पूछा गया, तो पहले तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बाद में उसका एक जो जवाब दिया कि भई ये इनएप्रोप्रिएट था, नामुनासिब था। आप इसको किस तरह से एनालाइज़ करेंगे, ये जो सिचुएशन पैदा हो रही है? क्योंकि एक तरफ से दावा किया जाता है कि हम विश्व गुरु हैं। देखिए, ऐसा है कि ये पहली बार तो नहीं है कि ट्रंप साहब ने इंडिया की बेइज्जती की। जी। पहली बार है क्या? अगर नहीं, नहीं, पहली बिल्कुल, बिल्कुल नहीं हो तो मैं तो कह ही रहा हूँ। जी, हाँ, जी, हम लोग सोचते हैं कि भाई क्या, जब उन्होंने बेड़ियों में बांधकर जी, हमारे लोगों को वापस लौटाया हवाई जहाज से, जो अमेरिका में उनके मुताबिक गैर कानूनी ढंग से रह रहे थे, तो उस समय क्या हमारी बहुत इज्जत अफजाई हुई थी? नहीं, बेइज्जती तो उस समय भी हुई थी, जी, लेकिन उस बेइज्जती को अमेरिका की तरफ से हमने जस्टिफाई किया। हमारे वजीर खारजा जो हैं, जी, उन्होंने कहा कि साहब ये तो अमेरिका का तरीका है, हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो ट्रंप साहब को जब जब मौका मिला है, उन्होंने इस टर्म में खास तौर पर जी, इंडिया की बेइज्जती करी है, जी, और उनको ये भरोसा है कि हम कुछ भी कहें, कुछ भी करें, इंडिया खामोश रहेगा, और हमने बार बार इसको साबित किया है। तो इसलिए वो उनका मन और बढ़ गया, और उन्होंने अब वो निश्चिंत हो गए हैं कि जो भी कारण हो, भारत उनकी बात का कभी भी विरोध नहीं करेगा। जी, भारत दब्बू देश बन गया है, जो एक जमाने में हमारी इज्जत थी जी, जो पूरी वक़ार दुनिया था। में, जी, वो सारा खत्म हो चुका है मोदी जी के 12 साल में, और खास करके 12वें साल में तो हम कहीं के नहीं रहे। तो इसलिए हम अपने को विश्व बिल्कुल गुरु सही कहें कह रहे हैं आप। या कुछ भी कह लें, सवाल ये है कि ट्रम्प साहब जो हैं, वो भारत को बेइज्जत करने पर, भारत को नीचा दिखाने पर आमादा हैं, और हम उसका जवाब देने में बिल्कुल असमर्थ हैं। जी,
असमर्थ हैं, जी। हम जवाब नहीं दे सकते हैं, उनसे उनका हौसला और बढ़ता है। तो आपके ख्याल में कि ओपनली उन्होंने कहा कि एक हेड ऑफ स्टेट के लिए ट्रम्प साहब ने, जैसा कि आप कह रहे हैं कि मैं मोदी साहब का जो है पॉलिटिकल करियर रुइन नहीं करना चाहता। ये कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि किसी एक मुल्क के हुक्मरान ने दूसरे मुल्क के हुक्मरान के लिए ये ज़बान इस्तेमाल की है। इसके बावजूद जो है, क्या वजह है कि हमारी तरफ से हमारी खारजा जो वजारत है, खारजा अमूर की जो वजारत है, उसकी तरफ से कोई सख्त जवाब नहीं जाता? क्या वजह क्या आपको नजर आती? क्या कोई राज जो है उनके पास है मोदी साहब का? क्या मामला क्या है आपके ख्याल में? देखिए, ट्रम्प साहब ने कहा कि मैं चाहूं हम्म, तो उनका पॉलिटिकल करियर बर्बाद कर सकता हूं, जी। लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं। जी। ये इसका क्या मतलब है? इसका जी। मतलब ये है कि उनके पास मोदी साहब का कोई ऐसा राज है जिसको जब वो खोलेंगे तो मोदी साहब का पॉलिटिकल करियर बर्बाद हो जाएगा, वो यही कहीं के मतलब नहीं हुआ। रहेंगे। जी। 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 तो आप जो पूछ रहे हैं उसका साफ जो जवाब है वो यही है कि हाँ, उनके पास मोदी साहब का कोई राज है, और उस राज को अगर वो खोल देंगे तो मोदी साहब कहीं के नहीं रहेंगे, और इसीलिए बार बार मोदी साहब उनके सामने झुकते हैं, उनकी हर बेइज्जती को बर्दाश्त करते हैं, और वो उनकी जो बेइज्जती हो रही वो हो रही है, हमारे पूरे मुल्क की बेइज्जती हो रही है इसमें। तो इस पर तो हमारे मुल्क में जो है एक जो है जबरदस्त जो है तो भूचाल आना चाहिए था। जो हमारा पढ़ा लिखा तबका है कम से कम उसको एहतजाज करना चाहिए था कि ये क्या मजाक बना रखा है, हमारे मुल्क के साथ इस तरह का सलूक किया जा रहा है। इस तरह के आए दिन कोई ना कोई बयानात आते हैं और हमको बेइज्जत किया जा रहा है। इस पर क्यों ऐसा, उसका कोई रिएक्शन क्यों नहीं आ रहा? कम से कम जो समझदार तबका है, ठीक है, हमारा जो निचला जो तबका है, जो मजदूर तबका है, उनको तो रोटी रोजी की फिक्र लगी रहती है दो वक्त। उनको समझ में बात आ रही है, जी। लेकिन सब लोग कहीं ना कहीं डरते हैं जी। जी। मोदी जी से और उनकी सरकार से। सब लोग कहीं ना कहीं डरते हैं कि ईडी का रेड हो जाएगा, सीबीआई का रेड हो जाएगा, हमारी जो कुछ हमारी इज्जत बची है समाज में वो खत्म हो जाएगी, और इसलिए लोग, जो समझदार लोग हैं, वो जी। लोग भी सामने नहीं आ रहे हैं। और मैं मानता हूं कि हमारे मुल्क का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है जी। कि इस मौके पर समझदार लोग जो हैं जी। वो कहीं पीछे खड़े हैं, जी। सामने नहीं आ रहे हैं। राम माधव साहब अमेरिका गए, अपोजिशन जो बात कह रही थी उसको इन्होंने इंडोर्स किया कि हमारी हुकूमत ने जो है सरेंडर किया है, अमेरिका की हर बात मान रहे हैं, उस पर जरा भी चूं चरा नहीं कर रहे हैं। उसके बावजूद हमारे साथ अमेरिका ऐसा सलूक क्यों कर रहा है? हम किस मामले में वी आर लैगिंग बिहाइंड, उन्होंने जो लफ्ज इस्तेमाल किया था, हम कहाँ पीछे रह गए हैं? ये सवाल जो किया उन्होंने, जिस तरह की बात कही वहां पर हडसन इंस्टीट्यूट में जो है, इस पर क्या कहेंगे सर आप? देखिए, उसके बाद उन्होंने माफी भी मांग दी। हाँ जी। जी। जी, वो पलट भी गए। जब दबाव पड़ा हुकूमत की तरफ से तो पलट भी हाँ, गए हैं वो। माफी आदमी माफी आदमी उसी केस में मांगता है जब वो गलती करता जी। है। तो उन्होंने महसूस किया या उनको महसूस कराया गया कि उन्होंने ये कह के गलती की है, जी। और इसलिए वो माफी मांगने को तैयार हो गए। उन्होंने जो बात हडसन इंस्टीट्यूट में जाके कही थी वो सच्चाई थी, या जी। सच्चाई है, जी। कि मालिक, हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं, हमने तुम्हारी सारी बात मान ली, उसके बाद भी तुम हमसे खुश क्यों नहीं हो? यही उनके कहने का मतलब था। जी। जी। लेकिन ये कुछ लोगों को हो सकता है कि रास नहीं आया हो, और इसलिए उन्होंने उनको उनके ऊपर दबाव बनाया कि माफी मांगो, तो उन्होंने माफी मांग ली। लेकिन बात उन्होंने सही कही थी, और अमेरिका में जाके कही थी। इसका मतलब कि वो अमेरिकन्स को चाहते थे कि अमेरिकन्स उनकी बात को सुने और समझें। मैं मानता हूं कि अमेरिकन्स से उनकी बात को सुना और समझा, और ये महसूस किया कि अब जो ये रेजिम है इंडिया में, उसको हम और भी चाहें तो दबा सकते हैं।
और ट्रम्प साहब ने उसके बाद उसका एक परिचय भी दिया जब उन्होंने कहा कि इंडिया इज ए हेल होल, नर्क का दरवाजा है। जी इस तरह की बात कोई करता है दूसरे जी देश के बारे में? हम क्या इस तरह की बात करेंगे अमेरिका के साथ? तो ये एक हौसले की बात है, एक हिम्मत की बात है। मोदी जी ने बहुत प्रचार कराया कि उनकी 56 इंच की छाती है, वो बहुत मजबूत नेता हैं और देश को और वो आगे की तरफ ले जाएंगे, और खास करके फॉरेन पॉलिसी में। लेकिन हमने देखा कि उनके अंदर कोई ताकत नहीं है। ताकत तो अंदरूनी होती है ना। जी डिप्लोमेसी में आप दूसरे के साथ कुश्ती तो लड़ते नहीं हैं, जी आप ताकत दिखाते हैं बातचीत में, डिप्लोमेसी में। तो उस ताकत में मोदी जी बुरी तरह फेल हो गए हैं, और अब इस मुल्क को और दुनिया को ये पता चल गया है कि उन्होंने अपने बारे में जो प्रचार किया था कि वो विश्व गुरु हैं, वो बहुत ताकतवर नेता हैं, और उनके लोगों ने जो हमारे यहाँ देश में प्रचार किया वो सारा का सारा बनावटी था। जी अब आप सोचिए ना कि मोदी जी जाते थे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में और जानबूझकर आगे चलते थे, और यहाँ जी पर बीजेपी और आरएसएस वाले कहते थे कि देखो हमारा विश्व गुरु सबसे आगे चल रहा है, इसका मतलब कि सब लोग, अमेरिका का राष्ट्रपति और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री और फ्रांस का प्रधानमंत्री, सब लोग उनके पीछे हैं और ये आगे हैं सबसे। तो वो जानबूझकर ऐसा करते थे। जानबूझ के उनका कैमरे का जो फ्रेम बनता था वो इस तरह बनता था कि अगर एक तरफ पुतिन खड़े हैं, एक तरफ जी जिनपिंग खड़े हैं, तो बीच में मोदी जी नजर आ जाए, जैसे वो डोमिनेट कर रहे हैं सीन को। जबकि बात दरअसल ये है कि मोदी जी किस भाषा में लोगों से बात करते हैं यहाँ तक क्लियर नहीं हुआ। उनके जितने शॉट्स हैं इस तरह के, उसमें ऑडियो नहीं है, जी जानबूझ के ऑडियो को दबा दिया जाता है। तो देखिए, बनावट के फूल से खुशबू नहीं आती है। बिल्कुल सही कह रहे सर आप। और मोदी जी ने अपने को एक बनावटी चित्रण में प्रस्तुत किया, आगे बढ़ाया, टाइम लगा, लेकिन 12 साल के बाद उनकी पोल अब खुल गई है। तो ये जो हगलो-मेसी जिसको कहा गया था कि वो जबरदस्ती जाके किसी से गले मिलते थे, गले पड़ जाते थे, तो वो आपके ख्याल में जो है अब जो है बिल्कुल नाकाम हो चुकी है, यही कहना चाह रहे हैं ना सर आप? नहीं, मैं तो कहता हूँ, देखिए उन्होंने फॉरेन पॉलिसी को क्या बना दिया कि दूसरे के गले पड़ जाओ, गले लगा लो, तो वही फॉरेन पॉलिसी का सब कुछ है। ऐसा तो है नहीं। तो लोगों को गले लगाते रहे। दूसरा उसके लिए तैयार था, तैयार हो या नहीं हो, जबरदस्ती भी लगाते रहे। ऐसी कई उनकी तस्वीरें हैं कि जबरदस्ती वो गले लगा रहे हैं लोगों को, और बाद में लोगों ने पहचान लिया कि वो गले इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि कहने को उनके पास कुछ नहीं है। वो अंग्रेजी तो बोल नहीं सकते हैं, तो वो क्या करते हैं, गले लगा के हम कुछ कर देते हैं। हाँ, इस तरह करते हैं। जिसका सिर पैर नहीं है, इस तरह की बात बोल देंगे। अगला भी सोचता रहेगा कि भाई क्या बोला उसने। वो भी कुछ ये उनकी जी बोलिए। जी बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। है कि हमारे प्रधानमंत्री जी की फॉरेन पॉलिसी जो है इतनी नाकाम, इतनी बेकार साबित हुई। तो अब ये जो है, आप इसके लिए किसको खुसरवा ठहराएंगे? एक सीजन डिप्लोमेट जो है वजीर खारजा बनाए गए हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, और वो कभी कोई मीडिएशन करता है तो उसको दलाल का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, फिर वो जिस तरह की गुफ्तगू करते हैं, जिस तरह के जो है, तो उनका जो है तो फॉर्मुलेशन होता है लैंग्वेज का जो है, तो ऐसा आप समझते हैं कि आप भी वजीर खारजा रहे हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर रहे हैं, डिप्लोमेसी तो बहुत ही नाइसिटी का काम होता है, बहुत ही अल्फाज चबा कर बोले जाते हैं कि उसका रिपरकशंस हो सकता है, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं बहुत अफसोस के साथ इस बात को कह रहा हूँ
कि हमारे वजीर खारजा जो हैं जयशंकर जी साहब, जी वो पूरी जिंदगी उन्होंने विदेश सेवा में खपाई, जी लेकिन वो कहाँ से हैं? वो राज्यसभा से हैं, जी लोकसभा के चुनाव लड़के नहीं आए। जी मैं भी सिविल सर्विस में था, जी लेकिन मैं पहले मौके पर मैंने लोकसभा का चुनाव लड़ा जी जी। जब ये बात 2000 हाँ 1998 से 2004 तक जी जब मैं वित्त मंत्री रहा और विदेश मंत्री रहा, तो मैं उस समय लोकसभा का सदस्य था। तो मान जी लीजिए कि मैं जा रहा हूँ कहीं बाहर और अपने किसी दूसरे देश के नेता के साथ मिल रहा हूँ, तो वो जी इस बात को जानते थे ना कि जी कम से कम इस आदमी में ये औकात है कि वो अपना चुनाव लड़के जीत के आ सकता है। जी, और सही मैं कहा। आपको एक और बात बता दूं, अभी तो ये मोदी जी का डंका, वो कह रहे हैं ना कि दुनिया भर में उनका डंका बज रहा है। जी हम लोग जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, जी तो हम लोगों ने ऐसा कोई दावा नहीं किया कि हमारा डंका बज रहा है। जी लेकिन मुझे याद पड़ता है कि मैं मार्च 2004 में चुनाव के ठीक पहले मैं गया वॉशिंगटन जी कि हमारे जो समकक्ष विदेश मंत्री थे उनके साथ मेरी गुफ्तगू होनी थी। जी लेकिन जब मैं वॉशिंगटन पहुंचा तो हमारे जो राजदूत थे उन्होंने मुझे बताया कि मेरा पहला अपॉइंटमेंट जो है वो राष्ट्रपति बुश के साथ है, व्हाइट हाउस में। अच्छा। और मैं व्हाइट हाउस में गया, राष्ट्रपति बुश से हमारी मीटिंग हुई, 20 मिनट तक हमारी मीटिंग चली। जी और मैं आपको ये भी बता दूं कि ना उसके पहले ना उसके बाद कोई भी भारत का वजीर खारजा जी राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ उनकी व्हाइट मुलाकात हाउस नहीं हुई। जी मुलाकात नहीं हुई है। जी तो हमने तो आके नहीं कहा कि बड़ा डंका बज रहा है, देखो हमारा जी डंका बज गया। जी अरे हमने जी कहा कि ठीक है, हम एक बहुत इम्पोर्टेंट मुल्क के नुमाइंदे हैं, इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति मुझसे मिला, जी तो ठीक है, इसमें बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें ढिढोरा पीटने की कोई जरूरत नहीं है। जी तो ये जी वजीर खारजा जो है जयशंकर साहब, जी इनके बारे में तो ये है कि साहब ये तो फॉरेन सेक्रेटरी थे, फॉरेन सेक्रेटरी ही रह गए। जी ये विदेश मंत्री होने के बाद भी जी फॉरेन सेक्रेटरी ही रह गए, फॉरेन सेक्रेटरी की तरह बिहेव करते हैं। और जी सारी दुनिया वाकिफ है इस बात से जी कि फॉरेन पॉलिसी जो है वो पीएमओ में बनती है, अब विदेश मंत्रालय में फॉरेन पॉलिसी नहीं बनती नहीं है। है। जी जैसे कि जो इकोनॉमिक पॉलिसी है वो भी पीएमओ में बनती है, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री में नहीं बनती। जी जी। तो ये कहा जाता है कि विकीलीक्स के हवाले से कि यूपीए के दौरे हुकूमत में जो यूपीए की गवर्नमेंट थी, ये कहा गया था कि ही इज़ वेरी प्रो अमेरिकन और इनको जो है तो फॉरेन सेक्रेटरी ना बनाया जाए। इसमें कहाँ तक सदाकत है? क्योंकि आप इन चीज़ों से वाकिफ़ है, आला सतह पर जो है मेरी मेरी हाईएस्ट लेवल। जानकारी नहीं, मेरी जी, जानकारी में ये बात नहीं है। जी, लेकिन आप जानते हैं इस बात को कि कभी-कभी ऐसा हुँ, कहते हैं लोग जी, कि भारत में हाँ, दबाव बनाया जाता है कि किसको वे फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जाए, किसको फॉरेन मिनिस्टर बनाया जाए। जी, और मनमोहन सिंह को जब फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया था, जी, तो उस समय भी लोगों ने कहा कि वर्ल्ड बैंक का दबाव था, आईएमएफ का जी, दबाव था कि जी, मनमोहन सिंह जैसे आदमी को फाइनेंस मिनिस्टर बनाओ। जी, लेकिन वो सारा कुछ डिपेंड करता है कि हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो कितने, उनके अंदर आत्मविश्वास है, कितने वो फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हैं। जी, और अगर वो मजबूत हैं तो जी, इन बातों की अगर कोशिश भी की जाती है तो वो उसको स्वीकार नहीं करते हैं, अपने मन की बात चलाते हैं। लेकिन आप कमज़ोर हैं या आपका नब्ज़ कोई पकड़े हुए है, तो आप हुँ। उसकी बात को मानने के लिए मजबूर होंगे। अच्छा, ये जो ब्रिक्स के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर्स की दिल्ली में जो कॉन्फ्रेंस हुई, जैसा कि हमारा वेस्ट एशिया वॉर के सिलसिले में जो मौक़िफ़ है, जो स्टैंड है, तो अब यहाँ पर भी जो है कोई स्टेटमेंट जारी नहीं हो सका, क्योंकि इंडिया की तरफ से मुखालिफत की गई गज़ा के बारे में, ईरान के हवाले से कोई स्टेटमेंट जारी करने के सिलसिले में। तो क्या आप समझते हैं कि दोबारा हम गलती कर रहे हैं, ये जो है जिस तरह से जो मामला रहा,
और इस पर बताया जाता है कि ये चाइना और रूस खासे नाराज हैं। देखिए, ऐसा है कि लड़ाई शुरू होने के 2 दिन पहले मोदी जी इजराइल गए थे जी और वहाँ मदरलैंड फादरलैंड की बात करके उन्होंने दुनिया को बिल्कुल साफ तौर पर बता दिया कि वो इजराइल के साथ खड़े हैं। वो भूल गए इस बात को कि ईरान हमारा सिविलाइजेशनल फ्रेंड है। हजारों वर्षों से ईरान और भारत की दोस्ती रही है, और अगर युद्ध छिड़ता जैसा छिड़ा तो उस समय हम न्यूट्रल नहीं माने गए। दुनिया ने स्वीकार कर लिया इस बात को कि हम अमेरिका और इजराइल के साथ खड़े हैं। तो फिर हमारी जो ताकत थी वो हमारी ताकत खत्म हो गई। हम ब्रिक्स के चेयरमैन हैं, ईरान भी ब्रिक्स का मेंबर है, रूस और चीन भी ब्रिक्स के मेंबर हैं। तो ब्रिक्स का चेयरमैनशिप का फायदा उठा के कम से कम हम एक ऐसा रोल प्ले करते हैं जो पाकिस्तान के पाले में चला गया। हम कोशिश करते कि ये लड़ाई खत्म हो, क्योंकि इस लड़ाई से हमारा बहुत नुकसान हो रहा है आज के दिन। तो ऐसा हमने नहीं किया, हम कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि हम साफ खड़े नजर आए इजराइल और अमेरिका के साथ। तो अब जब एक पक्ष पकड़ लेते हैं, एक साइड पकड़ लेते हैं, तो फिर आप उसमें मध्यस्थता नहीं कर सकते। तो ये जो है ना, मेरा कहने का मतलब ये था कि ये इस स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की जो बात करते हैं हमारे जयशंकर साहब जो है, और विश्व मित्र की बात करते हैं, तो अब ये जो है आप वो ऑटोनॉमी जो है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी दिखाने का ये मौका था, क्योंकि जैसा कि आपने कहा ना, वो मौका खो दिया। आप इजराइल का दौरा करके आए थे, लेकिन ये मौका मिल गया था ब्रिक्स के हवाले से। तो आप क्या कहेंगे, ये मौका गंवाना कहेंगे, या इनकी सोची समझी पॉलिसी है इस तरह की? नहीं, हम तो समझते हैं कि ये हमने दोनों किया, सोची समझी पॉलिसी भी हमारी ऐसी रही, और हमने मौका गंवाया। और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात जो आपने की, ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो है ये हमारी पॉलिसी शुरू से रही है जी। भारत की जो विदेश नीति बनी वो आजादी के लड़ाई से बननी शुरू हो गई थी, और उसमें ये था कि भाई हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी अपना मेंटेन करेंगे। उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि हम अपने फैसले खुद करेंगे, हम किसी के दबाव में ये फैसले नहीं करेंगे। लेकिन अब तो दुनिया ने देख लिया, देश ने भी देख लिया कि हमने अमेरिका के दबाव में आके ये फैसले किए हैं या कर रहे हैं, और अगर ऐसा नहीं होता तो हमने अभी अमेरिका को खरी खरी सुनाई होती जब उसने कहा कि इंडिया इज ए हेल होल। तो ये इसके नतीजे में आप देख रहे हैं कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है, जो हमारे मुकाबले में कोई हैसियत नहीं रखता है, वो इंटरनेशनल स्टेज पर आ गया है। मीडिएशन, फैसिलेटर, जो भी कहिए, यहाँ पे पोस्टमैन कहा जा रहा था, मुख्तलिफ जो अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे थे, लेकिन उसने तो फायदा उठाया। आप क्या कहेंगे इसको? नहीं, ये फायदा उठाने का एक मौका था। हाँ। और पाकिस्तान ने उसका फायदा उठाया। पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं थी, खास करके इंडिया के सामने। जी, वही तो कह रहा हूँ। हाँ, ये इस तरह का कि मध्यस्थता वो करता, ये रोल करता, लेकिन उसने मौके का फायदा उठाया। अपनी उसकी दोस्ती जो ईरान के साथ है उसका फायदा उठाया, अमेरिका चीन के साथ उसकी जो दोस्ती है उसका फायदा उठाया, और वो मध्यस्थ बन गया। हमने कहा वो दलाली कर रहा है, जो कि एक विदेश मंत्री को नहीं कहना चाहिए था। और उसके बाद हमारा और हमारी सारी मीडिया जो है वो पिछले दिनों से क्या कर रही है, वो प्रार्थना कर रही है कि हे भगवान ये फेल कर जाए, हे भगवान ये फेल कर जाए। और आए दिन इस तरह की खबरें छपती हैं कि फेल हो गया, और फिर वो लोग आपस में इस्लामाबाद में बातचीत करने को तैयार हो जाते हैं। ईरान के एक सांसद ने कहा, एमपी ने, कि पाकिस्तान जो है वो ईमानदार मीडिएटर नहीं है।
तो आपने देखा हमारे यहाँ गोदी मीडिया ने कैसे चलाया उसको। जी जी। तो ये तो हाल है हमारा। तो ये हमारे तो यानी जो इंटरेस्ट है गल्फ कंट्रीज में 1 करोड़ से ज्यादा लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, अगर रिव्यू चलता है तो उनका मुस्तकबिल जो है अंधेरे में आ सकता है। इसको क्यों नहीं समझ पा रहे हमारा ये जो मीडिया जिसको मुख्तलिफ अल्फाज से याद किया जाता है, जो कुछ भी कहा जाए। 1 करोड़ से ज्यादा लोग हमारे काम करते हैं, वो सब के सब बेरोजगार हो जाएंगे अगर युद्ध ज्यादा चलता है, बढ़ता है आपके। बिल्कुल। और उसके बाद उनके जो रेमिटेंसेस आते हैं जी और जी एक्सचेंज जो घर भेजते हैं जी वो सारा रुक जाएगा। जी देश में ऑलरेडी है अनएम्प्लॉयमेंट है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जी तो बहुत नुकसान होगा। ऑलरेडी हमारा इकोनॉमिक लॉस हो रहा है हम्म, और वहां पर अगर ये लड़ाई ज्यादा दिन चली और गल्फ में फैली हम्म। और हमारे लोग जो हैं वो लौटने को मजबूर हुए तो हमको भारी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। जी। इसीलिए श्याम शर्म साहब कह रहे थे, मैंने बात किया था उनसे, इंटरव्यू किया था कि अगर मीडिएशन कोई भी मुल्क करे हमें उसे वेलकम करना चाहिए, हालात बेहतर होना चाहिए, जंग रुकना चाहिए। वो इसी वजह से कह रहे थे। आप बिल्कुल इस कह ख्याल से मुत्तफिक हैं? जी। बिल्कुल बिल्कुल हम हाँ, उससे सहमत फॉर हैं। जी और हमको उसमें कोई राइवलरी नहीं दिखानी चाहिए जी। पाकिस्तान। हमें अच्छा इस बात मैं स्वागत जी जी करना चाहिए कि जी। पाकिस्तान कर रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि उसको सफलता मिलेगी और जल्दी जल्दी लड़ाई खत्म होगी। मैं अब आता हूँ कि जो पहलगाम का वाकया हुआ था लास्ट ईयर, बहुत ही इंसानियत सोज वाकया था। जिस तरह से वहां पर लोगों को वो मारा गया नाम पूछ पूछ कर। तो बहरकैफ उस वाकये के बाद जो हमारा जो रिएक्शन आया था, उसके नतीजे में जो इंडस वाटर ट्रीटी, उसको जो है सस्पेंड किया या केप्ट इन एबेंस रखा गया था। यानी जो डेटा शेयरिंग का मामला है, पानी तो नहीं रोका हमने, लेकिन जो डेटा शेयरिंग का मामला, जो मीटिंग होती थी इंडस कमिश्नर की दोनों की तरफ से, जो है वो रुक गई है। तो अब उस मामले को जो है पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन में उठाया है। कहा कि भाई ये इंडस वाटर ट्रीटी का एहतराम नहीं कर रहा है इंडिया का। इस पर क्या कहेंगे आप? क्या देखिए होगा ये इस? इंडस हाँ वाटर ट्रीटी हुआ था ना, हाँ, ये 1960 का। जी वर्ल्ड बैंक ने करवाया था। जी आपको याद होगा कि पंडित नेहरू थे उस समय। जी। आ, और आ, अयूब अयूब खान, जनरल अयूब खान। वो गए थे हाँ, इस्लामाबाद या कराची। कराची अब कराची में हुआ था सर। कराची में और इस पर दस्तखत हुए थे। जी तो तब से ये चल रहा है। लेकिन जी पानी एक ऐसी चीज है, जी खासकर नदियों का पानी, जी कि आप अचानक नहीं रोक सकते। जी तो हमने इन अबेयंस तो रख दिया, जी लेकिन हम पानी नहीं रोक पाए हैं। जी। और अब वर्ल्ड बैंक ने चूंकि इसमें मध्यस्थता करके और जी ये कराया था, तो जी पाकिस्तान गया है यूएन और वर्ल्ड बैंक में। अब जी। देखिए उसका क्या नतीजा निकलता है। तो हमारा गवर्नमेंट का क्या रिस्पांस होगा आपके ख्याल में? क्योंकि जिस नहीं, तरह का बिहेव है, हमने एक क्योंकि अब फैसला अंडर। हाँ जी। हमने एक फैसला किया है और हाँ। हमको अपना पक्ष मजबूती के साथ रखना चाहिए। अब मैं सर आता हूँ, ये तो हुई खारजा पॉलिसी के हवाले से गुफ्तगू। ये मगरबी बंगाल के सिलसिले में जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही है, जो खासतौर से जो प्रो इस्टेब्लिशमेंट, प्रो गवर्नमेंट मीडिया है, एक पर्टिकुलर पार्टी का जो प्रो मीडिया है, वो जिस तरह की तस्वीर पेश कर रहा है, उसके बरखिलाफ आप ये कह रहे हैं कि मगरबी बंगाल में जो है मोदी और शाह को जबरदस्त शिकस्त होगी, गम और गुस्सा बहुत ज्यादा है, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भी और इन दोनों के खिलाफ। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कहा। मोदी शाह को बंगाल कभी अपना नहीं मान सकता है। वो बाहरी हैं और बाहरी ही रहेंगे। और वो जितना प्रचार करेंगे वो उनके खिलाफ जाएगा। बंगाल का एक मिजाज है ना, जी जी वो मिजाज जो है ये मोदी शाह नहीं समझ पाए। जी। तो इसीलिए मैं ये मानता हूं और उम्मीद भी करता हूं कि वहां एक बार फिर ममता लौटेंगी और भारी बहुमत के साथ लौटेंगी। लेकिन आप जानते हैं कि महाराष्ट्र का कैसा इलेक्शन हुआ, हरियाणा में और का मॉडल अलग है, बिहार का मॉडल अलग है। तो इलेक्शन कमीशन, जैसा कि आप कह रहे हैं कि भाई इलेक्शन कमीशन एक अलायंस में है, हमारी जो रूलिंग पार्टी है उसके अलायंस में है, तो क्या वहां पर भी इस तरह का रिजल्ट ला सकते हैं वो? नहीं ला तब्दीली सकते। जी नहीं, वहां नहीं कर पाएंगे।
वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। जी ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने एसआईआर करा के वैसे लोगों का वोट कटवा दिया बड़ी संख्या में, जो जी बीजेपी को वोट नहीं देते। जी उन्होंने वहां पर फौज इतनी बड़ी तादाद में भेज दी है जितनी तादाद में कश्मीर में भी नहीं है। जी और वो हर हथकंडा अपना रहे हैं कि वहां पर ममता हार जाए और भारतीय जनता पार्टी जीत जाए। लेकिन लोग चूंकि उसके पक्ष में नहीं है बीजेपी के, इसलिए सारे इनके जो हथकंडे हैं वो फेल होंगे। और मैं अगर गलत नहीं हूं अपनी अंडरस्टैंडिंग में, तो मैं तो आपसे ये भी कहूंगा कि बंगाल में चुनाव के जब नतीजे आएंगे तो आप देखेंगे कि बीजेपी को पिछले चुनाव से भी कम सीटें मिली। लास्ट टाइम से 76 मिली थी, आप कह रहे हो उससे भी कम मिलेगी। जी। आखिरी सवाल मेरा ये है कि मणिपुर जो है 3 साल से जल रहा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए तो कोई वक्त नहीं होता है कि इंटरनल जो है जो भी इश्यूज होते हैं उसको एड्रेस करें। अब यहाँ पर जो है 3 मई को दिल्ली में एक बड़ा मुजाहरा भी होने वाला है। क्या कहेंगे, ये जो है मणिपुर का मामला जो सुलग रहा है वो बड़ी सेंसिटिव स्टेट है, बर्मा से उसकी सरहद मिलती है, लेकिन उस तरफ कोई ज्यादा तवज्जो इस तरह से देना चाहिए तो वो नहीं दी जाए। देखिए, ये राष्ट्रीय शर्म की बात है। इट इज अ नेशनल शेम कि इतने सालों से मणिपुर में एक लॉ एंड ऑर्डर का, एक एथनिक कॉन्फ्लिक्ट का ये बना हुआ है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ पर जिस तरह महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ, हम कुछ नहीं कर पाए। बंगाल में जाकर मोदी जी बड़ी बड़ी बातें कहते हैं महिलाओं के बारे में, पार्लियामेंट में झूठा एक बिल लाकर वहाँ पर महिलाओं की बात करते हैं। मणिपुर उनको नजर नहीं आता है कि वहाँ महिलाओं के साथ क्या हुआ। तो ये लोग जो हैं, ये मैं मानता हूँ कि न देश के हैं न देश के लोगों के हैं। ये केवल अपने लिए हैं, अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं। चुनाव जीवी हैं ये लोग। इनको चुनाव लड़ने में बड़ा मजा आता है क्योंकि ये हर चुनाव को जीतना चाहते हैं। अगर मौका मिले तो तमिलनाडु में भी डीएमके को हरा के बीजेपी की सरकार बना लेंगे। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। बस चलते मुझे ये याद आ गया कि ये विश्वगुरु का जो मामला है, तो बीजेपी के जो बुजुर्ग रहनुमा जनाब मुरली मनोहर जोशी साहब, जिन्हें किराने लगा दिया गया आडवाणी साहब की तरह, तो उन्होंने गुज़िश्ता दिनों कहा था कि भारत कोई विश्वगुरु नहीं है, अब नहीं है। ये तरह इस पर कुछ आप कमेंट कर देंगे? नहीं, बिल्कुल सही कहा डॉक्टर जोशी ने, सही बात उन्होंने कही और इससे सरकार को सबक लेनी चाहिए, उसको तवज्जो देनी चाहिए उनके स्टेटमेंट को और अपने काम में सुधार लाना चाहिए। बहुत शुक्रिया मोहतरम यशवंत सिन्हा साहब, आपने जो है, हालांकि आप जो है अपने जो पार्लियामानी हल्के है वहाँ पे खिदमत के लिए गए हैं, वहाँ की देखभाल के लिए गए, उसके बावजूद आपने हमारे लिए वक्त निकाला। हम आपके बहुत मशकूर और ममनून हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।